गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसएसटी क्लास में आपका जो टॉपिक है वो जो कल चल रहा था उत्तर प्रदेश की में जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में बता रहे थे, उसमें अभी आपका थोड़ा सा रह गया है कि वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण। इसे भी देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर। तो इसमें जो है हम दो भाग करेंगे, मतलब दो प्रकार से बांटेंगे जलवायु को। एक तो है आर्द्र या उष्ण जलवायु और दूसरा है साधारण आर्द्र तथा उष्ण। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो जलवायु का वर्गीकरण करें तो दो आधारों पे कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र और दूसरा है साधारण आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र। तो सबसे पहले इसे लेते हैं। ये क्या है? आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भयंकर नमी होती है, जिन क्षेत्रों में, और गर्मी भी भयंकर पड़ती है। तो वो क्षेत्र जो हैं, इनमें भी दो क्षेत्र आते हैं। एक तो तराई क्षेत्र, जिसके विषय में हमने डिटेल में आपको परसों बताया था, और दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है। जलवायु का जो वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का वर्गीकरण किया है उसके में दो प्रकारों से किया है। एक आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र जहाँ पे बहुत नमी होती है, बहुत आर्द्रता होती है, गर्मी भी भयानक होती है, और दूसरा आपका है साधारण आर्द्र जहाँ पे नॉर्मल नमी रहती है, ज्यादा नमी नहीं होती है लेकिन गर्मी पड़ती है। सबसे पहले आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र में दो भागों में इसे बांट सकते हैं, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश वर्षा के आधार पर। तो तराई क्षेत्र में तो हमने जैसा बताया था, तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक की जितनी भी पट्टी है वो हमारी आपके तराई के क्षेत्र में आती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रदेश हैं इसके अंतर, कौन कौन से जिले हैं, तो जिले हैं वो सहारनपुर से इसका प्रारंभ होता है तराई के क्षेत्र का। फिर उसके बाद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ललितपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये सारे इलाके आते हैं इसमें। मतलब सहारनपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक सारा जो है तराई का क्षेत्र होता है। तो इन तराई के क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा? तो वार्षिक वर्षा है इसमें 120 से 150 सेंटीमीटर है। ठीक है। तराई के क्षेत्र में जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जो होती है वर्ष भर में, वार्षिक वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है इसी का, जो हमने आर्द्र उष्ण क्षेत्र का किया था वर्गीकरण, वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें सारे पूर्वी भाग आते हैं, जैसे आपका गोरखपुर भी आ जाएगा, देवरिया, बलिया, इस तरीके से वाराणसी। तो यहाँ पर जो बारिश इस इलाके से, तराई के क्षेत्र से कम होती है, क्योंकि तराई के क्षेत्र में तो हिमालय से टकरा के जितना मानसून आता है वो सारा बरस जाता है। इसमें इसकी बनस्पत कम होती है, मतलब कितनी, 100 सेंटीमीटर से लेकर 120 तक। ठीक है। तो ये वर्षा का वर्गीकरण हो गया आपका आर्द्र व उष्ण क्षेत्र का, जहाँ पे नमी और गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा था हमारा? दूसरा क्षेत्र है साधारण आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला। अब
दूसरा वर्गीकरण करते हैं। ये जो दूसरा रह गया है, इसका दो भागों में बांटा था ना हमने जलवायु वर्षा के आधार पर, तो ये दूसरा वाला है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पहला विभाजन ये है इसका साधारण आर्द्र वाले क्षेत्र का कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र आते हैं इसमें। फिर दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा है बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। ये वही क्षेत्र है, दक्षिण का पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जो हमने आपको भौगोलिक स्थिति जब बताई थी उत्तर प्रदेश की तब बताया था, तो ये वही वाले हैं। तो 3 भागों में बांट दिया साधारण आर्द्रता का। दूसरा विभाजन जो था उसके अनुसार पहला आ गया मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा आ गया पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और तीसरा आ गया बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये 3 विभाजन हो गए। अब इनका वर्षा भी देख लेते हैं कि इन क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है या होती है। तो सबसे पहला है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस एरिया में जो है मध्यवर्ती मैदानी भाग जो है यूपी का, वहां पर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर जो है 65 से 80 सेंटीमीटर तक। जैसा कि कल भी हमने बताया था कि बादल, वो मानसून जो है यूपी में पूरब से प्रवेश करता है, दक्षिण पूरब से भी करता है, लेकिन पूरे एरिया में बारिश होते होते जब वो पश्चिमी तक पहुंचता है, पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचता है, जहाँ पे मथुरा आगरा साइड होती हैं, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते जो है मानसून फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो कम बारिश होती है इस क्षेत्र में, तो 65 से 80 सेंटीमीटर तक। फिर आपका है बुंदेलखंड के पठार या पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है, इतनी तक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से वर्षा के आधार पर जलवायु उत्तर प्रदेश की कैसी है, विषमताएं तो आपने देखी, हर एरिया में विषमता पाई जा रही है, हर ऋतु में विषमता पाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर भी वर्षा के मतलब वर्गीकरण में भी विषमताएं देखने के लिए मिलती हैं कि हर क्षेत्र में जहाँ पर मानसून ने पहले प्रवेश किया वहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो गई, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका जो है मतलब कम होता गया मानसून का रूप। तो इस तरीके से अब हमने वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण कर लिया है, और ये वाला जो कल शुरू करा था टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु, वो अब यहाँ पर खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक है, इसी में आपके उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्रों में जो आपका चैप्टर चल रहा है इस समय, इसमें जलवायु के उत्तर प्रदेश की जलवायु देख ली हमने, भौगोलिक स्तर देख लिया, उसके नगर देख लिए। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जातियां और कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आगे का।
ठीक है, तो ये आगे का हमारा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित जातियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां ये वाली। ठीक है, अनुसूचित जातियों के विषय में देखेंगे, सबसे पहले उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमारी कौन सी जनगणना हो चुकी है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं वही हम आपको बताएंगे कि 2011 की जो अंतिम जनगणना थी उसके अनुसार यूपी में, केवल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, उसके संदर्भ में बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य में जो है वो 4,13,57,608 जनसंख्या है अनुसूचित जातियों की। तो देखिए 4,13,57,608 करोड़, ये है हमारे प्रदेश में अनुसूचित जातियों का आंकड़ा या जनसंख्या। ठीक है, तो 4,13,57,608 ये जनसंख्या है अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश में। अब पूरे उत्तर प्रदेश, ये जो आंकड़ा है पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है वो देखते हैं। वो है 20.69, ये परसेंटेज है, आपका परसेंटेज है, ये जनसंख्या है अनुसूचित जाति की जो उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है, और ये जो है कुल उसका परसेंटेज है कि कुल जनसंख्या का, यूपी की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत में जो हमारा देश है उसकी कुल जनसंख्या का जो है भारत में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण देश की जो जनसंख्या है उसमें केवल अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो हम उसका प्रतिशत जो है वो 16.6% है। ठीक है, ये है यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की संख्या। फिर ये है यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही कुल जनसंख्या का कितना अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो है। और फिर ये टोटल पूरे देश में जितनी आबादी है हमारी उसमें कितना अनुसूचित जाति का प्रतिशत है कुल आबादी में से, वो है ये 16.6%। ठीक है, आगे समझ में देख लीजिए इसको अच्छी तरह से एक बार। 4,13,57,608 है यूपी की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, उसका प्रतिशत है यूपी में टोटल जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है उसका 20.69%। और टोटल भारत की जनसंख्या में से अनुसूचित जाति जो है उसका प्रतिशत कितना है, 16.6%। अब बात करते हैं कि देश में, पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति वाला, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, एससी लोग रहते हैं, वो कौन सा राज्य है, तो वो हमारा ही राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश का पहला नंबर नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है अनुसूचित जातियों के संदर्भ में। तो पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर है पंजाब का। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रतिशत है 31.6, इतना है 31.9 जो है वो इतना प्रतिशत लेके परसेंटेज के हिसाब से, टोटल के हिसाब से नहीं, टोटल के हिसाब से तो यूपी में ही सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से पंजाब पहला स्थान है। और 20 उत्तर प्रदेश जो है वो 20.69
प्रतिशत लेके चौथे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है हमारा यूपी। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आपका पहले नंबर पर आता है सीतापुर। एससी लोग रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा, वो है पहले नंबर पर सीतापुर। फिर दूसरे नंबर पर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर खीरी तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये 5 इलाके बता दिए, 5 जिले बता दिए हैं हमने कि जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग निवास करते हैं। सीतापुर पहले नंबर पर आता है जहाँ पे एससी लोग रहते हैं, फिर इलाहाबाद में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखीमपुर खीरी में। अब इनकी इन जिलों में कितनी कितनी संख्या है वो भी देख लेते हैं। सीतापुर में 14.5 लाख, लगभग 14.5 लाख लोग रहते हैं। इलाहाबाद में 13,10,000 के करीब लोग हैं। फिर हरदोई तीसरे नंबर पे था, यहाँ पर 12,74,000 के करीब हैं। फिर आजमगढ़ है 11,71,000 जनसंख्या है यहाँ पे अनुसूचित जातियों की, और लखीमपुर खीरी में 10,61,000। इस तरीके से इनका आंकड़ा है जो इन जिलों में ये रहते हैं। तो सीतापुर पहले नंबर पर है। अब देखते हैं कि ये तो हो गई बात आपके किस जिले में कितने मतलब अनुसूचित जातियों का जो आंकड़ा है वो कितना है। फिर है आपका परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो प्रतिशत भी वहाँ का ज़्यादा होगा। तो प्रतिशत के हिसाब से वो 5 कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर प्रतिशत ज़्यादा है जिलों में। तो सबसे पहले आपका है कौशाम्बी, प्रतिशत के हिसाब से। सबसे पहले है कौशाम्बी, यहाँ का प्रतिशत कितना है कौशाम्बी का? 34.72% है यहाँ पे। है आपका कौशाम्बी के बाद है सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। ये प्रतिशत के हिसाब से है। कौशाम्बी का 34.72 है, सीतापुर का 32.26% है, हरदोई का 31.14% है। फिर उन्नाव का 30.26%। फिर रायबरेली का जो है वो 30 बराबर है, 30.26। ये दोनों बराबर है उन्नाव और। तो ये प्रतिशत के हिसाब से है कि कहाँ पर किस जिले में कितना प्रतिशत है अनुसूचित जातियों का। अब देखिए 2000 की जनगणना के अनुसार ही यदि हम लिंग अनुपात की बात करते हैं कि स्त्री और पुरुष, एससी वाले अनुसूचित जाति वाले जो स्त्री पुरुष हैं उनमें अनुपात कितना था, लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 960 ये अनुपात है, मतलब 1000 पर 960 स्त्रियां। ठीक है, तो इस तरीके से
ये लिंगानुपात है 2000 जनगणना की अनुसार अनुसूचित जातियों का। आशा करते हैं आपको अनुसूचित जातियों के जो आंकड़े हमने समझाए वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अनुसूचित जनजातियों का। ये वाला अनुसूचित जनजातियों का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ब्यौरा देखते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देख लेते हैं। तो ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी अनुसूचित जातियों की जनजातियों की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो है 11,34,273। ये है अनुसूचित जनजातियों की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या। 11,34,273 लोग अनुसूचित जनजातियों वाले उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अब इनका परसेंटेज देख लें कि पूरी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है ये, तो उसका प्रतिशत है ये 0.6%। पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत इतना है उसमें से। और अब संपूर्ण देश की बात कर लें कि संपूर्ण देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का, पूरी अनुसूचित जातियां पूरे देश में जो रहती हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो वो है 8.6%। एक बार और देखो कि टोटल अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है 11,34,273। जो पूरे यूपी में की जो आबादी है उसके उसमें से जो परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का 0.6%। और पूरे भारत के संदर्भ में अगर जितनी भी कुल आबादी है उसमें से अनुसूचित जातियों को देखें तो वो है 8.6%। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले सोनभद्र आता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वाले लोग सबसे अधिक संख्या में रहते हैं सोनभद्र में। ठीक है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र के बाद आता है बलिया, देवरिया, कुशीनगर, और आखिर में है कुशीनगर के बाद ललितपुर। ठीक है, अब इनकी ये 5 हो गए। सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बलिया में, देवरिया में, कुशीनगर में और ललितपुर में। अब ये देख लेते हैं कि कितनी कितनी जनसंख्या के साथ कितनी कितनी मात्रा में ये लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या इनकी संख्या है। तो सबसे पहले हमने सोनभद्र लिखवाया है, यहाँ पे 3,85,000 लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति वाले, सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है बलिया, 1,10,000 है यहाँ पे। फिर है लगभग बता रहे हैं हम देवरिया में जो है 1,09,000 समथिंग है। फिर कुशीनगर में 80,000 के करीब हैं और ललितपुर में 71,000 के करीब है। ठीक है, तो ये इन आंकड़ों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी संख्या है इन लोगों की। अब इनके प्रतिशत का बात करते हैं कि कितने प्रतिशत के साथ ये कहाँ पर रह रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से पहले पे सोनभद्र ही है, सोनभद्र, फिर उसके बाद ललितपुर, देवरिया, देवरिया के बाद है बलिया और कुशीनगर, ठीक है। अब इनका प्रतिशत भी देख लेते हैं किस किस प्रतिशत के साथ रह रहे हैं ये लोग। तो सोनभद्र में 20.67% है इनकी आबादी का।
फिर ललितपुर में 5.86% है। फिर देवरिया में 3.54% है। फिर बलिया में 3.4% है और कुशीनगर में 2.25। इन प्रतिशतों के साथ ये जो अनुसूचित जनजाति है इन क्षेत्रों में निवास कर रही है। अब प्रतिशत आपने जान लिया। अब जो है हम लिंग अनुपात देखते हैं कि अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात क्या रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वो है लिंग अनुपात मतलब स्त्री और पुरुष में अंतर। तो 1000 पर जो है 951 ये है लिंग अनुपात। 1000 पर जो है वो 951 स्त्रियां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। अब आपका अनुसूचित जनजातियों के विषय में भी हमने आपको बता दिया है। आप अपनी बुक्स खोलें, उसमें से जो हमने समझाया है उसको देखें तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है। फिर अब हमने अनुसूचित जातियों की बात कर ली, अनुसूचित जनजातियों की बात कर ली। अब हम ये देखते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा आता है इस्लाम आबादी वाला एरिया। सबसे पहले बहुत से बच्चों को पता होगा इस्लाम क्या होता है, बहुत से को शायद ना पता हो, इस स्तर पर भी शायद ना पता हो। तो हम बता देते हैं इस्लाम उसे मतलब वो होता है कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो जनसंख्या रहती है जहाँ पे, तो इस्लाम वाला एरिया वो होता है जहाँ पे आधारभूत सुविधाएं नहीं होती हैं। जैसे पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, ठीक है, नालियों की जो निकासी है उनकी सुविधाएं हैं। तो ये जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं या और भी जो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो वहाँ पर नहीं होती हैं इस एरिया में, बल्कि क्या है, गंदी मलिन बस्तियाँ होती हैं ये। इनको हम झुग्गी झोंपड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो है वो इस्लाम एरिया या इस्लाम जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो हम देखें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे इस्लाम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसमें मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद, ये सब महानगर हैं, यूपी के महानगर हैं उत्तर प्रदेश के ये सब। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी वाले लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं यहाँ पर। अब इनका साक्षरता देखते हैं कि इस्लाम जनसंख्या जो है हमारी वो साक्षरता पे कितना ध्यान देते हैं। तो साक्षरता पे मतलब साक्षरता का महत्व इन्हें पता है, ठीक ठाक से अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। तो यहाँ का प्रतिशत देखते हैं साक्षरता का, मतलब यूपी के संदर्भ में देख रहे हैं कि राज्य का इस्लाम जनसंख्या का साक्षरता में प्रतिशत है बराबर 69%। ठीक है, 69% लोग जो हैं साक्षर हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितनी जो है हमारे राज्य में कितनी बस्तियां ऐसी थी जो वैधानिक थी, मतलब कानून सम्मत थी, और कितनी ऐसी बस्तियां थी जहां पर जबरदस्ती कब्जा करके प्रतिबंधित बस्तियां जिसे कहते हैं लोग रह रहे थे। तो वो थी आपके वैधानिक जो थी वो 648, कानूनन तौर पर जो इस्लाम एरिया थे वो 648 हैं, और जिन्होंने प्रतिबंधित हैं प्रतिवेदित हैं तो वो हैं 293।
293 जो ऐसे थे जो जबरदस्ती मतलब कब्जा करके एरिया पे जो सरकारी जमीन है वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बसाकर रह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप कमेंट्स के द्वारा मेरे को इसका उत्तर देके बताएंगे कि देश में सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और हो सके तो उसका प्रतिशत भी बताना मेरे को, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, देखते हैं कि कितने बच्चों को आता है ये, कि हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा इस्लाम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। और जब राज्य बताओगे तो एक जो बस्ती है वो बहुत जानी पहचानी है, अभी कोरोना टाइम में भी उसका बहुत जिक्र आया था, तो उस बस्ती का नाम भी भेजना, बताना कमेंट के द्वारा। और परसेंटेज, 3 बातें, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इस्लाम आबादी वाला है, उसके बाद कौन सी बस्ती जहां पर सबसे लाखों की संख्या में आबादी रहती है इस्लाम बस्ती में, और उनका प्रतिशत कितना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बारे में ही बात करेंगे आगे भी, कि उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी जनजातियां हैं। हमने जनजाति आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताई थी कि 11,34,273 है, ठीक है, जनसंख्या तो आपको पता है। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि सबसे कितना प्रतिशत था, 20.69% था उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की आबादी का। फिर है सबसे ज्यादा वो जिला कौन सा था जहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग रह रहे थे, तो वो है सोनभद्र। अब ये देखते हैं कि नाम देखते हैं कि वो कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं जो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में रहती हैं। तो 4 जनजातियों का नाम आता है, जिसमें से सबसे पहले है थारू जनजाति, फिर है बुक्सा, देखिए चारों के नाम हम लिख के बताते हैं, थारू, फिर है बुक्सा, फिर है आपका खैरवार, और फिर उसके बाद है सहरिया। ये वैसे तो बहुत सी जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं बहुत सी, लेकिन ये प्रमुख हैं, 4 ये प्रमुख हैं जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इनके अलावा कौन कौन सी अनुसूचित जातियां और हैं और वो कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो सबसे पहले है गौंड जनजातियां, गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और रायगौंड। ये लोग जो हैं आपके तराई वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये तराई वाले क्षेत्र हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं जिसमें ये जनजातियां निवास करती हैं। फिर आगे है खैरवार, ये नाम लिखा था हमने वो। फिर खैरवार जो है वो भी इन्हीं इलाकों में, इनमें से देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र यहाँ पे प्रमुख रूप से खैरवार रहते हैं। फिर है सहरिया, ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बेंगा भी सोनभद्र में, पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पठारी भी सोनभद्र में, चैरो सोनभद्र चंदौली में और भुनिया वो सोनभद्र में। तो इस तरीके से इनके अलावा ये भी और एक अनुसूचित जनजातियां थी और उनकी रिहाइश कहाँ पे निवास वो करते हैं वो क्षेत्र हमने आपको बताए। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये इनमें से इन 3, ये जो प्रमुख 3 हैं, थारू, बुक्सा, खैरवार, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं थारू जनजाति। ये जनजाति जो है थारू जनजाति वो तराई के क्षेत्र में रहती है। तराई का क्षेत्र अभी तक तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि कौन सा होता है, अगर अच्छे से आपने लाइव वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। तो तराई वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, तो इन इलाकों में ये जाति निवास करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जाति आई कहाँ से,
ठीक है। तो ये जाति जो थी थारू जाति, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, वहां से इसकी निकासी मानी जाती है कि थार मरुस्थल से आई थी, और थार मरुस्थल से आने के कारण इसका नाम भी थारू है। छोटे कद के लोग होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है, पीत वर्ण के होते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा है इनके यहाँ प्रचलित, ठीक है। और विधवा विवाह की प्रथा है, विधवा जो स्त्री हो जाती है उसका पुनर्विवाह किया जाता है यहाँ पर। और फिर ये लोग कौन कौन से प्रमुख व्यवसाय करते हैं देखते हैं। पशु पालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकारी भी होते हैं, वन्य की भूमि पे जाके वन में जाकर ये लोग फल फूल होता है, जड़ी बूटी होता है, लकड़ी होती है, इन सबको इकट्ठा करके लाते हैं। और जगह जगह आपने देखे होंगे तंबू डेरे लगा के जड़ी बूटियां बेचते हैं लोग। भगवान जी की निरी सारी फोटोएं लगा रखी होती हैं, मिल जाएगा कि इसकी जड़ी बूटी, उसकी जड़ी बूटी, तमाम जड़ी बूटियां रखते हैं। कई बार तो जो है हम लोग भी आ जाते हैं चक्कर में थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि आज सरकार जो है, केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष मतलब आरक्षण वगैरह और इनकी शिक्षा दीक्षा पे बहुत प्रयत्न कर रही है। तो अब ये लोग भी आरक्षण इतना है लोगों का, तो ये लोग भी अब थोड़ा सा शिक्षित होने लगे हैं, थारू जाति के लोग, और अच्छे ऊंचे पदों पर भी आजकल देखने के लिए मिलते हैं। अब दूसरी जनजाति लेते हैं बुक्सा। ये जनजाति जो है बिजनौर जिले के छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहती है। और कहा जाता है कि ये जनजाति जो है राजपूत घरानों से भी संबंध रखती है। राजस्थान के जो राजपूत घराने हैं वहाँ से, और कुछ लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र से इन्हें वहाँ से भगा दिया गया था मराठों द्वारा, महाराष्ट्र से मराठों द्वारा भगाया गया था, इसलिए ये आकर फिर यहाँ पर बस गई यूपी में। तो इस तरीके से ये भी छोटे छोटे कद के होते हैं, छोटी छोटी इनकी आंखें होती हैं, इनके में अंतरजातीय विवाह हो जाता है, ठीक है, अंतरजातीय विवाह इसमें हो जाता है। उसके बाद धान की खेती करते हैं ये लोग, गन्ना, मक्का, गेहूं आदि भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं और दुग्ध उद्योग भी छोटे मोटे तौर पर करते हैं, ठीक है। अब है तीसरी जाति खैरवाड़, इसके बारे में देख लेते हैं। खैरवाड़ जो है ये भी आपका जो है तराई के क्षेत्रों में मिलती है। ज़्यादातर ये वाली जनजाति कत्थे का व्यापार करते हैं। कत्था, चूने के साथ जो कत्था होता है उसका व्यापार में इंटरेस्ट है इनका। इसके बाद बहुत खूंखार होते हैं, ताकतवर होते हैं, और इनकी औरतें जो होती हैं ना वो भी मर्दों की तरह ही होती हैं, ताकतवर, बलिष्ठ, वाणी से कर्कशा, लड़ाई झगड़े में माहिर। तो जो खैरवाड़ हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। ये लोग भी चूँकि बहुत गरीब है इसलिए अपने बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाते हैं। पढ़ाई में साक्षरता में कमी प्रतिशत मिलता है इनका, ना के बराबर बिल्कुल। तो ठीक है, इस प्रकार इन तीनों अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखा हमने। अनुसूचित आज आपको क्या कराया हमने, अनुसूचित जातियाँ, उनके सारे आंकड़े, प्रतिशत वगैरह, लिंगानुपात, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के भी सब आंकड़े, प्रतिशत, लिंगानुपात करवाया। और इसके बाद इस्लाम आबादी क्या होती है, एक प्रश्न दिया गया है कमेंट्स के द्वारा, आप मेरे को उत्तर बताएंगे, ठीक है, कि महाराष्ट्र में वो जो सबसे ज़्यादा जो इस्लाम आबादी वाला एरिया है वो कौन सा है, राज्य कौन सा है, और उसका प्रतिशत कितना है, और सबसे घनी आबादी वाली बस्ती कौन सी है पूरे भारत में, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। और आज का आपका ये टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं।